नमस्ते। और स्वागत है। आज हमारे पास एक कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प किताब का रिव्यू है। नाम है स्टील हर माइंड। सच कहूं तो पहली बार जब मैंने ये नाम सुना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। स्टील हर माइंड? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। बिल्कुल। क्या ये नाम ही थोड़ा मैनिपुलेटिव या चालाकी भरा नहीं लगता? नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल बनता है और हमारे सोर्स में भी इस बात को छुआ गया है। नाम प्रोवोकेटिव जरूर है, पर रिव्यू के हिसाब से किताब का जो कंटेंट है वो इसके बिल्कुल उलट है। अच्छा। हाँ, ये दिमाग पर कब्जा करने के बारे में नहीं, बल्कि दिमाग को समझने के बारे में है। और यही तो इस पूरी बात को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का क्लिक बेट टाइटल हुआ जिसके पीछे एक गहरा मैसेज छिपा है। एक तरह से हाँ। चलिए फिर इसी मैसेज की गहराई में उतरते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कनेक्शन का मनोविज्ञान काम कैसे करता है। मतलब लुक्स, पैसा या रटी रटाई लाइन से कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर। हमारे पास जो सोर्स है वो एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल सवाल से शुरू होता है कि क्यों कभी-कभी किसी के पास सब कुछ होने के बावजूद, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा करियर, हाँ, सब कुछ है, फिर भी एक सच्चा कनेक्शन नहीं बन पाता। तो क्या दिक्कत शब्दों में है या सोच में? और सोर्स का जवाब बहुत साफ है, दिक्कत सोच में है। सोच में। हाँ, ये आकर्षण को एक भारी प्रदर्शन, एक तरह का शो मानने के बजाय एक आंतरिक समझ के रूप में देखता है। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि लेखक का मानना है कि महिलाएं तर्कों से पहले भावनाओं के स्तर पर जुड़ती हैं। मतलब इमोशनल लेवल पर। बिल्कुल। इसका यह मतलब नहीं कि तर्क जरूरी नहीं है, पर अगर इमोशनल फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं होती तो कनेक्शन की नींव ही कमजोर रह जाती है। ठीक है, तो यहीं से बात दिलचस्प होती है। रिव्यू में इमोशनल अट्रैक्शन यानी भावनात्मक आकर्षण पर बहुत फोकस किया गया है। हाँ, ये कहा गया है कि फिजिकल अट्रैक्शन एक चिंगारी की तरह हो सकता है, लेकिन जो चीज रिश्ते को लंबे समय तक जलाए रखती है वो इमोशनल कनेक्शन ही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक रोमांटिक ख्याल नहीं है, इसके पीछे मनोविज्ञान है। फिजिकल अट्रैक्शन अक्सर नोवेल्टी से जुड़ा होता है, यानी किसी नई चीज के रोमांच से। सही। जैसे ही वो नोवेल्टी खत्म होती है, अगर कोई गहरी भावनात्मक जड़ें नहीं है तो रिश्ता खोखला लगने लगता है। सोर्स के मुताबिक भावनात्मक आकर्षण ही वो गोंद है जो रिश्ते को समय और मुश्किलों में जोड़े रखता है। लेकिन क्या ये थोड़ा आइडियलिस्टिक नहीं है? मतलब आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना तेज है, डेटिंग एप्स पर सेकंडों में लोग स्वाइप कर रहे हैं, सही बात है। वहां पहला इंप्रेशन तो लुक्स और प्रोफाइल पर ही बनता है। क्या वाकई किसी के पास इतना समय या धैर्य है कि वो इमोशनल कनेक्शन बनने का इंतजार करे? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और आप गलत नहीं हैं। पहला दरवाजा तो फिजिकल अट्रैक्शन ही खोलता है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर लेकिन सोर्स ये तर्क देता है कि दरवाजे के अंदर क्या होता है वो इमोशनल कनेक्शन तय करता है। किताब ये नहीं कहती कि फिजिकल अट्रैक्शन को नजरअंदाज करो, अच्छा, बल्कि ये कहती है कि सिर्फ उस पर निर्भर मत रहो। वो एक शुरुआती बिंदु है, मंजिल नहीं। समझ गए। तो इसे बनाने के लिए सोर्स में कुछ टूल्स का जिक्र है, सुनना, सहानुभूति और सम्मान। ईमानदारी से कहूं तो ये सलाह थोड़ी घिसी पिटी लगती है। मतलब हर कोई यही कहता है कि एक अच्छा श्रोता बनो। इस किताब का नजरिया इसमें क्या नया जोड़ता है? ये बहुत वाजिब शंका है, और रिव्यू के अनुसार किताब का फर्क क्या में नहीं बल्कि कैसे में है। कैसे में? हाँ, यहाँ सुनने का मतलब चुपचाप सिर हिलाना नहीं है। इसका मतलब है एक्टिव लिसनिंग, यानी सामने वाले की बातों के पीछे छिपी भावनाओं, जरूरतों और डरों को समझने की कोशिश करना। अच्छा। ये एक जासूस की तरह है, लेकिन सुराग ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि समझ बनाने के लिए। और यही सहानुभूति और सम्मान का आधार बनता है। तो ये एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। बिल्कुल। इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर किसी को आसान भाषा में समझाना हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? बहुत सरल शब्दों में इमोशनल इंटेलिजेंस है भावनाओं के बारे में स्मार्ट होना। अपनी भी और दूसरों की भी, है ना? हाँ बिल्कुल, अपनी भी और दूसरों की भी। ये 4 हिस्सों में काम करता है। अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें मैनेज करना, दूसरों की भावनाओं को समझना और फिर उस समझ का इस्तेमाल करके अपने रिश्तों को बेहतर बनाना। वाह, ये एक तरह का इमोशनल जीपीएस है जो आपको सामाजिक दुनिया में नेविगेट करने में मदद करता है। ये एक बेहतरीन परिभाषा है। तो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस और ये टूल्स आकर्षण की चाबी हैं, तो इसका उल्टा भी सच होगा। हाँ, मतलब कुछ ऐसे व्यवहार भी होंगे जो इमोशनल अनइंटेलिजेंस दिखाते हैं और अनजाने में ही कनेक्शन को तोड़ देते हैं। क्या सोर्स में इसका जिक्र है? हाँ, और ये हिस्सा बहुत प्रैक्टिकल है। सोर्स में कुछ आम गलतियों को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि जरूरत से ज्यादा निर्भरता दिखाना,
निर्भरता मतलब? जिसे सोर्स में नीडीनेस कहा गया है। अच्छा, नीडीनेस। ये शब्द बड़ा उलझाने वाला है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या किसी की परवाह करना या उसे मिस करना नीडी होना है? कहाँ पर केयरिंग होना खत्म होता है और नीडी होना शुरू हो जाता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। रिव्यू इसे ऐसे समझाता है, केयरिंग होना अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, जैसे तुम्हारा दिन कैसा गया ये जानने में मुझे दिलचस्पी है। ठीक है। नीडीनेस दूसरे व्यक्ति से लगातार आश्वासन मांगना है, जैसे तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, क्या तुम मुझसे नाराज हो। ओह, समझ गई। पहला आत्मविश्वास से आता है, दूसरा असुरक्षा से। ये सामने वाले पर एक तरह का भावनात्मक बोझ डाल देता है कि वो आपको लगातार अच्छा महसूस कराए, जो किसी भी आकर्षण को खत्म कर सकता है। ये फर्क बहुत जरूरी है। और कौन सी गलतियों का जिक्र है? एक और बड़ी गलती है एक नकली पर्सनालिटी बनाना। फेक करना मतलब? हाँ, यानी वैसा बनने की कोशिश करना जैसा आपको लगता है कि सामने वाले को पसंद आएगा, बजाय इसके कि आप असल में कौन हैं। मान लीजिए किसी को लगता है कि सामने वाले को एडवेंचर पसंद है, तो वो खुद को एक ट्रैकर और बाइकर की तरह पेश करने लगता है, जबकि उसे घर पे बैठकर फिल्में देखना पसंद है। ये तो उस समझने वाली बात का बिल्कुल उल्टा हुआ। बिल्कुल। आप सामने वाले को समझने की बजाय खुद को उसके हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो शुरू से ही एक धोखे पर आधारित है। सही कहा। और सोर्स के मुताबिक लोग इस धोखे को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इससे भी ज्यादा ये आत्मविश्वास की भारी कमी को दर्शाता है। इसका सीधा संदेश जाता है कि मैं जैसा हूं वैसा शायद काफी नहीं हूं। और जैसा हमने पहले बात की, आत्मविश्वास आकर्षण का एक मुख्य स्तंभ है। बिल्कुल। जब आप खुद को पसंद नहीं करते तो किसी और के लिए आपको पसंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोर्स में कम्युनिकेशन के बारे में एक बात ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। वो ये कि आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे कहते हैं। ये सुनने में तो सरल लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब है सब कम्युनिकेशन। आपके शब्द सिर्फ, आप कह सकते हैं 7% कम्युनिकेशन होते हैं। सिर्फ 7%? हाँ, बाकी 93% आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों का संपर्क होता है। मान लीजिए दो लोग एक ही लाइन बोलते हैं, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है। एक व्यक्ति घबराकर आंखें चुराकर जल्दी जल्दी बोलता है, दूसरा व्यक्ति शांत होकर मुस्कुराकर आंखों में देखकर बोलता है। लाइन एक ही है, पर दोनों का असर जमीन आसमान का होगा। हाँ, पहले वाले से लगेगा कि वो बस औपचारिकता निभा रहा है, जबकि दूसरे वाले की बात में सच्चाई लगेगी। ठीक है, ये बात आपकी कम्युनिकेशन की शैली आपकी आंतरिक स्थिति को दर्शाती है। एक शांत और स्थिर तरीका यह संदेश देता है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। और भरोसा तो किसी भी गहरे रिश्ते की नींव होता है। बिल्कुल। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल ये उठता है कि ये किताब आखिर है किसके लिए? रिव्यू में इसके क्या फायदे और नुकसान बताए गए हैं? फायदों में रिव्यू सबसे पहले इसकी व्यावहारिकता की तारीफ करता है। ये सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि ऐसी सलाह है जिसे असल जिंदगी में लागू किया जा सकता है। प्रैक्टिकल एडवाइस। हाँ, और इसके लिए किताब में वास्तविक जीवन के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जिससे पाठक कॉन्सेप्ट्स को आसानी से जोड़ पाते हैं। और एक और बड़ा फायदा जो सोर्स में बताया गया है वो है इसकी सरल भाषा। इसमें कोई भारी भरकम मनोवैज्ञानिक जागन या मुश्किल सिद्धांत नहीं है। तो रिव्यू के हिसाब से ये किताब एक तरह से इमोशनल अट्रैक्शन 101 जैसी है। बिल्कुल। जो किसी भी बिगिनर के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकती है। सही कहा। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, और कुछ लोगों के लिए इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। रिव्यू संतुलन बनाने के लिए इसकी एक कमी का भी जिक्र करता है। और वो क्या है? कमी ये है कि जो लोग रिलेशनशिप डायनामिक्स और मनोविज्ञान के बारे में पहले से काफी कुछ पढ़ चुके हैं, उन्हें ये किताब थोड़ी बेसिक लग सकती है। अच्छा, मतलब एडवांस रीडर्स के लिए नहीं है? हाँ, ये शायद उनके लिए कोई नया या क्रांतिकारी विचार पेश ना करे। ये उन लोगों के लिए है जो विषय में नए हैं, ना कि उनके लिए जो इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब उन लोगों के लिए जो नकली पिकअप आर्टिस्ट ट्रिक्स और सतही सलाह से थक चुके हैं। बिल्कुल। गहरी, ईमानदार और परिपक्व समझ के साथ अप्रोच करना चाहते हैं। ये एक तरह से एंटी पिकअप किताब हुई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रिव्यू का अंतिम फैसला बहुत स्पष्ट है और वो किताब के इरादे को साफ कर देता है। सोर्स कहता है, स्टील हर माइंड मैनिपुलेशन या हेरफेर नहीं सिखाती, यह परिपक्वता सिखाती है। वाह। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रिश्तों में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो एक वास्तविक, गहरा भावनात्मक संबंध बनाने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं।
और इसी वजह से रिव्यू ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं, जो एक काफी मजबूत रेटिंग है। हाँ, ये दिखाता है कि किताब अपने लक्षित दर्शकों के लिए अपने वादे पर खरी उतरती है। ये उन लोगों के लिए एक मूल्यवान गाइड हो सकती है जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक मैच्योर दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें इन सबको एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सबक ये है कि आकर्षण का असली रहस्य किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश से हटकर उसे ईमानदारी से समझने की मानसिकता अपनाने में है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक मानसिकता का पूरा बदलाव है। आपकी सोच में ऐसा क्या कहूं या करूं जिससे वो प्रभावित हो से हटकर मैं उसे बेहतर ढंग से कैसे समझ सकती हूँ की तरफ। हाँ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं उसे बेहतर ढंग से समझ सकूं की तरफ चली जाती है। ये पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। यह इसे एक परफॉर्मेंस से हटाकर एक खोज, एक डिस्कवरी बना देता है। और ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब कोई महसूस करता है कि उसे सच में समझा जा रहा है, जज नहीं किया जा रहा, तो वो अपने बचाव के तरीके छोड़ देता है। सही बात है। तब एक असली प्रामाणिक कनेक्शन की गुंजाइश बनती है। और ये विचार सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। ये जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। सोचिए, आपके काम पर, आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के सदस्यों के साथ, हर जगह। दूसरों को समझने की सच्ची कोशिश हर मानवीय रिश्ते को गहरा और सार्थक बनाती है। ये हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि हम रोजमर्रा की बातचीत में कितनी बार सच में सुनते हैं और कितनी बार सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि हम क्या बोलेंगे। सही बात है। क्या हम सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं या हम वास्तव में एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक छोटा सा मानसिक बदलाव है, पर इसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। टेक्निक और ट्रिक्स अस्थायी हो सकती हैं, लेकिन समझ और सहानुभूति पर बने रिश्ते स्थायी होते हैं। तो इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। एक सवाल जो सोचने लायक है। अगर रिश्तों में समझना वाकई इम्प्रेस करने से ज्यादा शक्तिशाली है, तो जीवन के और कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें हम इस मानसिकता से बदल सकते हैं? चाहे वो हमारा काम हो, हमारी दोस्ती हो या हमारा परिवार हो, अगर हम अपनी अगली बातचीत में, चाहे वो किसी के भी साथ हो, प्रभावित करने के बजाय सिर्फ समझने के इरादे से जाएं, तो हमारे रिश्ते और हमारी दुनिया कैसी दिखे?